एक शहर जो अब खंडहर बन चुका है, एक देश जो खुद से ही लड़ रहा है और एक नरसंहार जो दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। ये कहानी है एल फाशर की, पश्चिमी सूडान का वो शहर जहां जिंदगी का हर निशान धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। 18 महीने की घेराबंदी, भूख, गोलियां और खून से रंगी सड़कों के बीच अब सवाल उठता है, क्या सूडान खुद को बचा पाएगा या फिर एक बार फिर इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बन जाएगा। आइए जानते हैं अल फाशर में क्या हुआ और सूडान के हालात इतने भयानक क्यों हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पश्चिमी सूडान के शहर अल फाशर, जो उत्तर दारफुर की राजधानी है, में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ये नरसंहार तब शुरू हुआ जब अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि आरएसएफ ने शहर पर कब्जा कर लिया। 18 महीने की घेराबंदी के बाद रविवार को अल फाशर आरएसएफ के हाथों में चला गया, जिसने वहां फंसे लाखों लोगों के लिए खाना और दवाइयों की सप्लाई रोक दी थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सूडान पिछले 2.5 सालों से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है, जिसमें अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आइए जानते हैं अल फाशर में क्या हुआ और सूडान के हालात इतने भयानक क्यों हैं। रविवार को आरएसएफ ने अल फाशर पर कब्जा कर लिया है। ये दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना का आखिरी मजबूत ठिकाना था। सूडानी सेना के मुताबिक बुधवार तक करीब 2000 लोग मारे जा चुके थे, जबकि सूडान डॉक्टर नेटवर्क ने कम से कम 1500 लोगों की पुष्टि की है। करीब 12 लाख लोग 18 महीने से शहर में फंसे हुए थे। उन्हें जानवरों का चारा खाकर जिंदा रहना पड़ा। आरएसएफ ने शहर के चारों ओर 56 किलोमीटर लंबी दीवार और बैरिकेड्स लगा रखे थे, जिससे खाने पीने की चीजें, दवा और बाहर निकलने के रास्ते पूरी तरह बंद हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरएसएफ के लड़ाकों को लोगों को गोली मारते और यातनाएं देते हुए देखा गया है। आरएसएफ के सदस्य पहले भी नरसंहार के वीडियो रिकॉर्ड कर साझा करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि आरएसएफ के हमलों में भाग रहे लोगों को मौके पर गोली मार दी गई और हत्याओं में जातीय नफरत के संकेत साफ तौर से दिख रहे हैं। येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पुष्टि की है कि जमीन पर खून के लाल रंग के धब्बे और लाशों के ढेर नरसंहार के सबूत हैं, जो आरएसएफ के कब्जे से पहले की तस्वीरों में नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में 26,000 से ज्यादा लोग अल फाशर से भाग चुके हैं और ज्यादातर पैदल। करीब 1,77,000 नागरिक अभी भी शहर में फंसे हुए हैं। पड़ोसी राज्य नॉर्थ कोर्दोफान के 12 इलाके से भी जुल्म की खबरें आ रही हैं, जिसे आरएसएफ ने 25 अक्टूबर को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। वहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर हमले हुए हैं। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने पुष्टि की है कि 12 में उनके 5 कार्यकर्ता मारे गए और 3 लापता हैं। अब आपको बताते हैं कि अल फाशर और अल उबैद क्यों महत्वपूर्ण है। ये दोनों शहर पश्चिमी सूडान के अहम स्ट्रेटेजिक केंद्र हैं। अल फाशर, जो नॉर्थ दारफुर की राजधानी है, दारफुर इलाके का आखिरी शहर था जो आरएसएफ के कब्जे से बाहर था। अब इसके गिरने से देश 2 हिस्सों में बंट गया है। पूर्वी सूडान एसएएफ के कब्जे में है और पश्चिमी सूडान आरएसएफ के कब्जे में चला गया है। आरएसएफ ने दारफुर में समानांतर सरकार का ऐलान कर दिया है, जबकि सूडानी सेना अब केवल पूर्वी और उत्तरी इलाकों में है। अल उबैद, जो नॉर्थ कोर्दोफान की राजधानी और तेल उत्पादन क्षेत्र है, आरएसएफ के लिए रणनीतिक नजरिए से अहम है, क्योंकि यह खार्तूम और दारफुर के बीच की कड़ी है। आरएसएफ अब अल उबैद को घेरने की कोशिश कर रहा है। सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने कहा है कि उनकी सेना ने नागरिकों को आरएसएफ की हिंसा से बचाने के लिए अल फाशर छोड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम अपने लोगों के खून का बदला जरूर लेंगे। वहीं आरएसएफ के नेता मोहम्मद हमदान हेमेदती दगालो ने कहा है कि वो सूडान को एक सच्चे लोकतंत्र के तहत एकजुट करना चाहते हैं और अपराधियों को सजा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि आरएसएफ कौन है। आरएसएफ की जड़ें कुख्यात जंजाविद नामक जनजातीय हथियारबंद समूहों से है, जिन्हें 2003 में दारफुर युद्ध के दौरान तानाशाह उमर अल बशीर ने समर्थन दिया था। इन जंजाविद मिलिशियाओं पर 1 लाख से 3 लाख लोगों की हत्या और 25 लाख लोगों को दर-बदर करने का आरोप है, जिसे कई मानवाधिकार संगठनों ने नरसंहार कहा है। 2013 में अल बशीर ने जंजावीद को आरएसएफ के रूप में औपचारिक रूप से संगठित किया। 2019 में आरएसएफ ने बशीर की सत्ता गिराने में भूमिका निभाई, लेकिन बाद में 2021 में एसएएफ के साथ मिलकर नागरिक सरकार को उखाड़ फेंका। सूडान में गृहयुद्ध शुरू होने की कहानी खतरनाक है। 2023 में आरएसएफ और एसएएफ के बीच तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया था, जब यह विवाद हुआ कि आरएसएफ को सेना में कब और कैसे शामिल किया जाए और कौन देश की बागडोर संभालेगा।
15 अप्रैल 2023 को युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जनवरी 2024 में अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की कि आरएसएफ और उसके सहयोगी दारफुर में जनसंहार कर रहे हैं। इन दोनों की जंग में हजारों निर्दोष नागरिकों की जान गई है। स्थानीय समूहों ने चेतावनी दी है कि आरएसएफ का अल फाशर पर कब्जा गैर अरब जनजातियों के लिए विनाशकारी साबित होगा। लोगों ने बताया कि आरएसएफ सैनिक घर घर जाकर जातीय पहचान के आधार पर हत्याएं कर रहे हैं। शहर के सऊदी अस्पताल में लगभग 500 लोगों की हत्या की गई, जहां मरीज और शरणार्थी छिपे हुए थे। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। अल-फाशर के कब्जे के साथ आरएसएफ को अब पूरे दारफुर क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया है। ये इलाका सोने की खानों से भरपूर है और चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान की सीमाओं से सटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सूडान में शांति वार्ताएं ना हुई हों। सऊदी अरब, अमेरिका और अफ्रीकी संघ की मध्यस्थता में कई दौर की शांति वार्ताएं बेनतीजा रहीं। सितंबर 2024 में अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई, जिसे क्वाड कहा जाता है, इन्होंने 3 महीने के मानवीय युद्ध विराम और 9 महीने में नागरिक शासन बहाली का खाका पेश किया था। सूडानी सेना प्रमुख अल बुरहान ने पहले से ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात के बाद नरम रुख दिखाया। हालांकि आरएसएफ के अल फाशर पर कब्जे के बाद अब ये योजना अधर में लटक गई है। अल फाशर की तबाही केवल एक शहर का पतन नहीं, बल्कि सूडान के मानवीय इतिहास की सबसे काली घटनाओं में से एक बन चुकी है। जातीय नरसंहार, भूख, हिंसा और विस्थापन, इन सब ने सूडान को मानो 2 हिस्से में तोड़ दिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो दारफुर एक बार फिर 2003 जैसी तबाही का गवाह बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.